चलिए जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे बच्चों। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत से ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। और ये आपको करना है बच्चों, आप करना है। और आपके बोर्ड्स नजदीक है बच्चों, उसकी तैयारी में आपको ईमानदारी से लग जाना है बच्चों। तो अभी बच्चों आप मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन या ज्योमेट्री ब्रांच, क्योंकि ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये दोनों से रिलेटेड होता है बच्चों। तो ये मेरा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसका ऑलरेडी पार्ट 2 हो चुका है बच्चों, पार्ट 2 तक। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 1 में बच्चों हम वृत्त से इंट्रोडक्शन कराए थे, वृत्त से इंट्रोड्यूस कराए, वृत्त के पार्ट से इंट्रोड्यूस कराए। और सेकेंड पार्ट में भी वृत्त के कुछ और पार्ट का इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बारे में बताया गया बच्चों। और पार्ट 2 में हम विशेष करके त्रिज्यखंड के बारे में हम चर्चा किए बच्चों। और त्रिज्यखंड से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उस पर बातें हुई थी, एंगल पर चर्चा हुई थी कि त्रिज्यखंड में एंगल का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है और त्रिज्यखंड की हम पहचान किस तरह से करेंगे, इस पर चर्चा हो गई है बच्चों। अब पार्ट 3 में सर्कल का जो कुछ और पार्ट है उस पर हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के बाद फिर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, सर्कल से रिलेटेड। और फॉर्मूला को हम प्रूफ भी करेंगे, फॉर्मूला कैसे निकलता है उसको देखना है बच्चों। तो आप वीडियो में बने रहिए बच्चों और एंड तक बने रहिए। वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो वीडियो में आप बने रहिए, तभी आप चीजों को बढ़िया से सीख पाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट थर्ड में हमको सर्कल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्कल का एक जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो आपका वृत्तखंड है, जिसको सेगमेंट बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में। तो आज हम लोग वृत्तखंड को देखेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम बताए त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्या का खंड होता है यानी दो त्रिज्याओं और उस त्रिज्या का जो संगत चाप होता है बच्चों, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। और वृत्तखंड, इसका नाम से ही क्लियर है बच्चों, वृत्तखंड यानी वृत्त का खंड है बच्चों। वृत्त जोड़ खंड यानी वृत्त का खंड, वृत्त का हिस्सा। इसको इंग्लिश में हम लोग सेगमेंट बोलते हैं बच्चों। वृत्तखंड को सेगमेंट बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में। आप वृत्तखंड क्या होता है बच्चों, आप किस चीज को देखते हैं हम लोग, तो फिगर में समझते हैं बच्चों वृत्तखंड क्या होता है, फिर उसका डिफिनेशन देखेंगे। तो आपका ये वृत्त हो गया बच्चों, और इस वृत्त में हमको खंड बनाना है, टुकड़ा बनाना है। तो टुकड़ा किसके द्वारा बनेगा बच्चों, तो टुकड़ा आपका एक जीवा के माध्यम से बनेगा बच्चों। ये आपका एक जीवा हो गया, तो ये भी एक जीवा हो गया। तो ये जीवा हो गया और ये आपका चाप हो गया। तो वृत्तखंड का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, यहां एक और हम पॉइंट कर देते हैं सी। तो ए सी बी यानी ये आपका जीवा हो गया, सॉरी ये आपका चाप हो गया और ये आपका जीवा हो गया। तो चाप जो होता है बच्चों वृत्त की परिधि का एक पार्ट होता है। वृत्त की परिधि का एक पार्ट होता है जो कि आपका चाप होता है, कॉर्ड होता है। इसके बाद ई चाप यानी आर्क होता है। और चाप के बारे में हम बता चुके हैं बच्चों, चाप जो होता है वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। ये वृत्त का पूरा परिधि हो गया और ये उसका एक पार्ट हो गया। तो ये पार्ट आपका चाप यानी इंग्लिश में आर्क बोलते हैं बच्चों। और ये आपका जीवा होगा बच्चों। तो जीवा का इंग्लिश में हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और जीवा का डिफिनेशन क्या बताए थे बच्चों, तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु को ये मिलाने वाला जो रेखाखंड है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो जीवा होता है बच्चों। और वृत्त की परिधि का जो पार्ट होता है बच्चों वो आपका चाप होता है यानी आर्क होता है। तो अब यहां हम जान रहे हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्या डिफिनेशन होगा बच्चों, तो जीवा और संगत चाप, ये जीवा हो गया और इस जीवा से जो संगत चाप बना है, तो जीवा और संगत चाप के ये जो बीच का क्षेत्र है बच्चों,
ये जो बीच का क्षेत्र है, बीच का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, यही पार्ट आपका वृत्तखंड है बच्चों। अब यहाँ पर वृत्तखंड जो होता है वो जीवा और चाप के बीच का भाग होता है बच्चों। ये आपका त्रिज्या के बीच का भाग नहीं होता है, लेकिन यहां पर एरिया निकालने के लिए हमको त्रिज्या का सपोर्ट लेना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया। अब ये जो नीचे का ये जो पार्ट्स बना बच्चों, ये पार्ट्स आपका लघु वृत्तखंड हो गया। इसको लघु वृत्तखंड कहा जाता है। और लघु वृत्तखंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वृत्त का एक छोटा सा खंड है, एक छोटा सा भाग है, इसलिए इसको हम लोग लघु वृत्तखंड बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलेंगे इंग्लिश में बच्चों। अब यहां से इधर का जो भाग इस ओर बना है, यहां से ऊपर, ऊपर में आपका ये सारा आ जाएगा बच्चों। इधर हम प्लस से दिखाते हैं, जिसके अंदर ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल भी आ जाएगा, यानी ऊपर ये सारे भाग आ जाएंगे। सारे भाग जो ये आएंगे तो ये बड़ा भाग है बच्चों। जब ये बड़ा भाग है तो इसको बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड। इस बड़े भाग को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, जिसके अंदर आपका ये त्रिभुज भी शामिल है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, तो लघु वृत्तखंड इसका भी जो भाग बनता है तो उसके लिए हम ये एंगल पकड़ेंगे बच्चों। इधर का एंगल होगा मेरा लघु वृत्तखंड के लिए इस साइड का एंगल, और ये एंगल आपका कम होगा। और दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम ए साइड का एंगल पकड़ेंगे बच्चों, और यहाँ पर ये साइड का एंगल ज्यादा है तो ज्यादा भाग उधर का दिखाएगा, इसलिए आपका उधर दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा अलग करके बनाते हैं बच्चों। तो आपका ये हो गया जीवा और ये हो गया इस तरह से चाप। तो ये आपका हो गया बच्चों लघु वृत्तखंड हो गया। ये आपका लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये कम हिस्सा पर है, कम भाग है ये, तो ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। और ऊपर वाला यहां के बाद बच्चों जो ऊपर वाला भाग हुआ, ऊपर वाला भाग कुछ ऐसे आएगा बच्चों, और ऐसे जो आया यही हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। इसी को बोला जाता है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड इंग्लिश में मेजर सेगमेंट बोलेंगे बच्चों, और इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो आप पहचान कीजिएगा बच्चों, पहचानना है। तो वृत्त का एक ये छोटा खंड बना वृत्त का, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। ये खंड बड़ा बना तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो इस तरह का शेप मिलता है एरिया निकालने के लिए, आपको बोला जाता है, तो आप पकड़ लोगे कि ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो वहां दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर इस तरह के पार्ट को देता है तो आप पकड़िएगा कि जीवा और चाप, तो जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है वो वृत्तखंड होगा। और ये भाग पूरे वृत्त का अगर लिया जाए तो वृत्त का ये छोटा खंड हुआ, ये छोटा भाग हुआ, इसलिए इसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं बच्चों। तो आप इजीली पहचान लेंगे बच्चों। तो इधर के लिए जो हम एंगल यूज करेंगे यहाँ लघु वृत्तखंड के लिए, वो इधर का एंगल यूज होगा बच्चों। और दीर्घ वृत्तखंड के लिए जो यूज करेंगे वो आपका इधर का एंगल यूज होगा। और इसका एरिया निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत होगी, तो इसलिए हम यहाँ त्रिज्या मिला दिए हैं बच्चों, ताकि आपको निकालने में कोई तरह का समस्या ना हो बच्चों। तो अब फिर हम आगे फिर बताएंगे कि कैसे ये सब का एरिया हम निकालेंगे बच्चों। तो ये वृत्त का लगभग पार्ट आपके सारे खत्म हो गए बच्चों, कि वृत्त में कौन कौन से पार्ट हैं ये हम आपको सारा बता दिए। अब हम आगे आगे आते हैं बच्चों। अब आगे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इसका बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या है, अब उस फॉर्मूला पर हम लोग केयर करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं वृत्त से संबंधित जो जो टर्म है वो सबका जो फॉर्मूला होगा वो किस टाइप से फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग फाइंड भी करेंगे बच्चों। तो चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की ओर, फॉर्मूला में आते हैं। तो अब आगे आते हैं बच्चों। अब देखिए अब फॉर्मूला में हमको क्या क्या चीज पहले जानना है। तो पहले एकदम पूरे बेसिक से चलना है बच्चों, तो बेसिक से हम चलते हैं। अब एक और थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों, उसके बाद फॉर्मूला में आते हैं। एक चीज और मेरा रह रहा है, थोड़ा सा टाइम भी देख लेते हैं।
चलिए बच्चों, एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, एक चीज और रह रहा है। एक रह रहा है बच्चों जिसको हम लोग वलय बोलते हैं। एक इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों, वलय, या इस वलय को सकेंद्रीय वृत्त भी बोला जाता है बच्चों। तो सकेंद्रीय वृत्त के माध्यम से ही वलय बनते हैं। तो थोड़ा सा एक वलय हम लोग देखते हैं। वलय को इंग्लिश में रिंग बोला जाता है बच्चों, इसको रिंग बोलते हैं। अब वलय क्या होता है बच्चों, अब इसको देखना है। तो देखिए वलय क्या होता है। तो वलय जब भी बनता है बच्चों, दो सकेंद्रीय वृत्त रहेंगे, केंद्र एक ही रहेगा दो वृत्तों का, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो भिन्न भिन्न त्रिज्याएं वाले सकेंद्रीय वृत्त ही वलय बनाते हैं। तो वलय कौन होता है, आप यहां पर देखिए बच्चों, एक वृत्त आपका ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, और दूसरा वृत्त इसके बाहर से होगा बच्चों, जो इससे अधिक त्रिज्या वाली वृत्त होगी। तो एक वृत्त इसके बाहर से लेना है बच्चों, जो इससे अधिक त्रिज्या वाली वृत्त होगी, और बाहर हर जगह चौड़ाई वगैरह मेंटेन करके बढ़िया से आप लोग बनाएंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर मेरा दो वृत्त हो गया। तो एक वृत्त जो हुआ बच्चों, ये मेरा छोटा वृत्त हुआ जो कि अंदर में है, इसको अंतःवृत्त भी बोल सकते हैं। तो ये अंदर वाले वृत्त को अंतःवृत्त बोलेंगे, या छोटा वृत्त भी बोल सकते हैं, और बाहर वाले वृत्त को बाह्य वृत्त बोलेंगे। और ये दोनों वृत्त का जो सेंटर है बच्चों, सेंटर दोनों का सेम है, सेंटर दोनों का ओ है, लेकिन दोनों का जो त्रिज्या है बच्चों, ये त्रिज्या आपका अलग है। तो इसका रेडियस ए हो गया बच्चों, और ये बाहर वाला जो वृत्त बना, इसका रेडियस ए हो गया बच्चों। अब वलय कौन होता है बच्चों, रिंग कौन होता है। तो वलय आपका ये होता है बच्चों, ये जो अंदर वृत्त बना और जो बाहर वृत्त बना, तो इसके बीच का ये जो भाग है बच्चों, इसके बीच का ये जो गैप है, ये जो भाग है, इसी भाग को वलय बोला जाता है बच्चों। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों के माध्यम से वलय बनते हैं, जिसमें से एक वृत्त छोटा होता है जो कि अंदर होता है, और दूसरा वृत्त बड़ा होता है जो कि बाहर होता है बच्चों। तो ये दो वृत्त जो बना, तो यहां पर ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, यही आपका कहलाता है बच्चों वलय। इसी को वलय बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में रिंग बोला जाता है बच्चों। तो आपको अगर इसका एरिया निकालना हो इस वलय का, तो आप बताइए बच्चों, इस वलय का एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहले पूरे बड़े वृत्त में, तो बड़ा वृत्त सेंटर यही है, और यहां से एक बड़ा वृत्त हो गया, और इस सेंटर से अंदर एक छोटा वृत्त हो गया कम त्रिज्या वाला। तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बाहरी वृत्त या बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतः वृत्त या छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देने के बाद ये मेरा वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे बाहर वाले बड़े वृत्त में अंदर वाले वृत्त का एरिया को हम माइनस करेंगे बच्चों। तो माइनस करने के बाद मेरा वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने आपका क्वेश्चन में मिलेगा बच्चों, इसलिए वलय को भी पहचानना जरूरी होता है। तो आपका ये जो हम छायांकित किए हैं, ये आपका वलय हुआ बच्चों। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं कुछ फॉर्मूला की ओर। ये सर्कल हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया बच्चों, पहचानिए। तो ये आपका डायमीटर हो गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, वो आपका व्यास हो जाता है बच्चों। तो ये आपका व्यास हो गया, और सेंटर से इधर रेडियस हो गया, इधर रेडियस हो गया। यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ बी नाम दे देते हैं। तो पूरा ए बी आपका व्यास हो गया, और ओ ए जो हो गया बच्चों, ये त्रिज्या हो गया, और इधर ओ बी जो हो गया, ये त्रिज्या हो गया बच्चों। अब यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर व्यास जो होता है बच्चों, वृत्त का व्यास जो होता है, ये त्रिज्या की दोगुनी होती है। यानी यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ, ये दोनों बराबर होगा। और सेंटर से है, चूंकि ये सेंटर से है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए यहां से इधर का लेंथ और यहां से इधर का लेंथ इक्वल होगा, और ये दोनों लेंथ को जोड़ देंगे तो पूरा ए बी के इक्वल होगा, और वो आपका डायमीटर हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों
कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है बच्चों। तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी होगी बच्चों, तो 2 इंटू आर, 2 गुने त्रिज्या, व्यास त्रिज्या की डबल, तो वृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, व्यास का इंग्लिश डायमीटर होता है इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर 2 इंटू त्रिज्या को आर से करेंगे। तो डी बराबर व्यास बराबर मेरा फॉर्मूला मिल गया 2 इंटू आर। अब हमको जानना है बच्चों ये व्यास का हो गया, अब त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होगा। तो सुनिए बच्चों, जब वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी है तो त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होगा बच्चों, तो त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होगा, यानी त्रिज्या निकालेंगे तो 2 हम इधर लाएंगे बच्चों, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ आर निकालेंगे 2 इधर लाना होगा, तो 2 इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में इस और आएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको सिंबल में अगर लिखेंगे बच्चों तो त्रिज्या के लिए आर लिखेंगे और व्यास के लिए डी लिखेंगे, तो आर बराबर डी अपॉन 2 हो गया बच्चों। तो ये आपका वृत्त के व्यास और त्रिज्या का एक फॉर्मूला हुआ बच्चों। तो आप याद रखेंगे व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो कहने का मतलब वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, उसके बाद त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो आधा कर देना है व्यास का, तो आर बराबर डी बाई 2। ये सब चीजें आप नीचे कक्षाओं में भी पढ़े होंगे बच्चों। तो ये व्यास और त्रिज्या के बारे में आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे फॉर्मूला देखते हैं और आगे हम लोग देखेंगे बच्चों वृत्त की परिधि के बारे में देखेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो देखिए आप लोग ध्यान से। तो अब हम लोग को जानना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि को आप परिमाप या परिमिति भी कर सकते हैं बच्चों, परिमाप भी कर सकते हैं या परिमिति भी कर सकते हैं। परिमाप परिमिति एक ही चीज होता है, इंग्लिश भी दोनों का सेम होता है पेरीमीटर, लेकिन इसका इंग्लिश सरकमफ्रेंस होता है बच्चों। तो यहाँ पर एक चीज हम आपको क्लियर किए थे बच्चों कि वृत्त की जो परिधि, वृत्त का जो परिमाप या परिमिति होता है, तो वृत्त के लिए उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है बच्चों, तो वृत्त के लिए उसको परिधि बोला जाता है। तो कहने का मतलब वृत्त का जो चारों ओर की माप होगी, वृत्त का जो चारों ओर का जो माप होगा तो उसको परिधि बोला जाता है, लेकिन अन्य बहुभुज के लिए वहां परिधि नहीं बोला जाता है बच्चों। त्रिभुज में हमको चारों ओर की माप निकालना है, तीनों भुजा का माप टोटल पता करना है। चतुर्भुज में चारों भुजाओं का माप पता करना है, तो चारों भुजा, तीनों भुजा यानी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उन सारे भुजाओं का अगर हमको माप पता करना है तो चारों भुजाओं का यानी जितनी भुजाएं होगी बहुभुज में सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप या परिमिति का रहेगा। तो बहुभुज के लिए परिधि शब्द यूज नहीं होता है बच्चों, तो आप बहुभुज में परिधि यूज नहीं करेंगे, परिमाप या परिमिति यूज करेंगे चारों ओर की माप का। लेकिन अगर वृत्त में आ गए बच्चों तो वृत्त में परिमाप या परिमिति वो स्पेशल एक नाम दिया गया है और वो नाम है आपका बच्चों परिधि नाम है। तो वृत्त के लिए चारों ओर की जो माप होती है उसका एक स्पेशल नेम है और वो है परिधि। और ये नेमिंग परिधि अन्य बहुभुज में नहीं चलेगा। अन्य बहुभुज के लिए परिमाप या परिमिति होगा, जो बहुभुज है उसके लिए परिमाप या परिमिति यूज होता है इस चीज के लिए, लेकिन वृत्त के लिए इसका एक स्पेशल नाम है वो है परिधि। तो वृत्त में परिधि परिमाप परिमिति सेम होता है और परिधि का यूज जब भी करेंगे वृत्त में करेंगे, ना कि कोई बहुभुज में। हम बहुभुज में सिर्फ परिमाप या परिमिति का यूज करेंगे, परिधि का नहीं। परिधि का स्पेशल यूज किया जाता है वृत्त के लिए। अब यहां पर जानना है बच्चों कि वृत्त की परिधि
या परिमिति या परिमाप कौन होता है? तो वृत्त का ये चारों और ये घेरा है बच्चों, इस घेरा का जो माप होगा, इसी घेरा के माप को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं बच्चों। चारों ओर का जो घेरा है और इस घेरा का जो लंबाई होगा, जो इसका लेंथ होगा, तो परिधि एक टाइप का लेंथ होता है बच्चों। जो वृत्त के ये जो संपूर्ण घेरा बना हुआ है, ये घेरा का लेंथ क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई तार से हम वृत्त को बना रहे हैं और उसको एक वृत्त का शेप दे दिए, तो तार पहले लंबा था, तो उसकी जितनी लंबाई तार का है बच्चों, उस लंबाई को अगर एक वृत्त के रूप में हम दे दिए, तो तार की लंबाई ही वृत्त की परिधि बन जाएगा बच्चों। तो परिधि एक टाइप का लेंथ होता है बच्चों, और ये आपका चारों ओर की इस तरह की माप होती है, और यही आपका परिधि या परिमिति या परिमाप होता है बच्चों। परिधि या परिमिति या परिमाप, इसके बारे में हम बता चुके हैं बच्चों। इसके बारे में पिछला वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। तो ये चारों ओर जो सर्कल घुमा हुआ है बच्चों, यही सर्कल आपका जो चारों ओर से घुमा हुआ है, यही आपका परिधि या परिमिति या परिमाप है। अब इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों? तो इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए थोड़ा सा कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल से आपको कुछ बातें क्लियर करते हैं बच्चों, तब आपका इसका फॉर्मूला निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी बच्चों। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए थोड़ा हमको पाई को टारगेट करना पड़ेगा बच्चों। तो पाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है बच्चों? पाई किसके इक्वल होता है? तो आप जानते होंगे बच्चों, पाई किसके इक्वल होता है? तो पाई जो होता है, परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं बच्चों। तो आप परिधि को सी से डिनोट करेंगे, परिमिति या परिमाप को पेरीमीटर बोला जाता है। तो ये आपका चारों ओर का परिधि हो गया। तो इस परिधि को अगर आप व्यास से डिवाइड करते हो बच्चों, इस परिधि को, ये परिधि जितना होगा बच्चों, इस परिधि को अगर हम व्यास से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो व्यास से डिवाइड करने के बाद कोई भी वृत्त में ये जो मान आएगा बच्चों, किसी भी वृत्त के लिए ये मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ये मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वृत्त की परिधि, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है बच्चों, तो परिधि को हम सी से डिनोट करेंगे और व्यास को डी से डिनोट करेंगे। तो किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है बच्चों, एक नियतांक या स्थिरांक होता है, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका एक नियतांक होगा, इसका जो रेशियो होगा वो आपका एक नियतांक या स्थिरांक होगा, और इसी को इंग्लिश में कांस्टेंट बोला जाता है बच्चों। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम कुछ वृत्त पर इसका एग्जांपल पहले देते हैं बच्चों, तब फिर चीजें आप बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। तो कुछ हम वृत्त लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए एक वृत्त ये लिए, एक छोटा वृत्त लिए बच्चों, अब इससे एक बड़ा वृत्त लिए, और इससे भी एक और बड़ा वृत्त लिए बच्चों। आप इसका डायमीटर जो होगा बच्चों, सेंटर से इसका डायमीटर ये हो गया, इसका डायमीटर ये हो गया, और इसका डायमीटर ये हो गया। आप मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं बच्चों, माप के भी ले सकते हैं। आप इसको ले लीजिए, कुछ त्रिज्या पर इसको बना लीजिए, इससे कुछ ज्यादा त्रिज्या पर बना लीजिए, उससे ज्यादा त्रिज्या पर बना लीजिए। तो मान लीजिए इसको हम 2 सीएम या 1 सीएम त्रिज्या पर बनाएंगे। इसको 1 सीएम त्रिज्या पर बना लिए हैं बच्चों। इसको मान लीजिए 2 सीएम त्रिज्या पर बनाए हुए हैं। त्रिज्या रेडियस आपका यहाँ का 1 सीएम हो गया, और यहाँ का रेडियस आपका 2 सीएम हो गया, और यहाँ का रेडियस R3 मान लीजिए आपका 3 सीएम हो गया बच्चों। अब जब रेडियस इसका 1 सीएम हुआ बच्चों, तो व्यास इसका आपका डबल हो जाएगा 2 सीएम। अब इसका रेडियस 2 सीएम हो गया, इसका व्यास डबल हो जाएगा बच्चों, डबल आनी आपका 4 सीएम हो जाएगा। अब इसका रेडियस 3 सीएम हुआ, तो इसका व्यास डबल आनी 6 सीएम हो जाएगा बच्चों। अब आपको करना है क्या है बच्चों? तो आपको ये चीज करना है कि इसका सरकमफ्रेंस जितना होगा बच्चों, सरकमफ्रेंस को इस व्यास से हम डिवाइड करेंगे बच्चों। फिर उसी तरह इसके सरकमफ्रेंस को इस व्यास से हम डिवाइड करेंगे बच्चों। फिर इसके सरकमफ्रेंस को इस व्यास से हम डिवाइड करेंगे। तो कोई भी वृत्त
आप अलग अलग माप का कोई भी वृत्त आप ले लीजिए, अलग अलग त्रिज्या का कोई भी वृत्त ले लीजिए, और उसके परिधि और व्यास का जब आप अनुपात करेंगे कोई भी वृत्त में, तो उसका जो वैल्यू आएगा बच्चों, उसका जो मान आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका मान हमेशा आपका नियत रहेगा बच्चों, नियतांक में रहेगा उसका मान। तो कोई भी त्रिज्या का आप वृत्त बना के और उसकी परिधि फाइंड कीजिए, और परिधि फाइंड करने के बाद उसके व्यास से आप डिवाइड कीजिए, तो व्यास से डिवाइड करने के बाद इसका जो मान आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो हमेशा नियत आएगा, नियतांक आएगा, और लगभग वो वैल्यू क्या आएगा बच्चों, c/d का जो वैल्यू आएगा, c/d का वो लगभग यहां पर 3.14 आया, तो इस जगह पर भी आपका 3.14 आएगा, और इस जगह पर बच्चों 3.14 इस जगह पर भी आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि c/d का जो रेशियो होता है वो एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उस नियतांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस नियतांक को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, उस नियतांक को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां जो नियतांक मेरा आएगा, तो नियतांक जो आएगा वो पाई आएगा, और पाई जो डिफाइन होता है बच्चों, पाई जो डिफाइन हुआ है ये वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से डिफाइन हुआ है बच्चों। तो कोई भी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से हम डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू मेरा आएगा वो हमेशा नियत आएगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस कांस्टेंट को पाई से रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, c/d, और इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पाई से, इसको पाई बोला जाता है बच्चों। तो पाई से रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या करना है बच्चों, अब हम वृत्त की परिधि, परिमाप या परिमिति का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो वो चीज यहीं से निकलेगा बच्चों। तो c/d एक नियतांक होता है, उस नियतांक को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कोई भी वृत्त के लिए ये आपका हमेशा नियत होता है बच्चों, ये आपका चेंज नहीं होगा। कोई भी वृत्त में c और d का जो अनुपात आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा हर वृत्त के लिए समान रहेगा बच्चों। तो c/d इक्वल टू पाई हो गया। अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप d को उस साइड ले जाइए, तो c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जब d उस साइड जाएगा तो c बराबर आपका पाई d हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला ये निकला बच्चों, जो कि आपका व्यास डायमीटर पर हुआ। उसके बाद अगर आप रेडियस पर लेना चाहते हैं बच्चों, तो c बराबर पाई, और अभी हम आपको बताएं बच्चों इसके पहले कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है बच्चों। तो d किसके इक्वल होता है, इसके पहले हम बताएं, तो d आपका 2r के इक्वल होता है बच्चों। तो इस तरह से मेरा c बराबर क्या आ गया बच्चों, तो c बराबर आ गया 2 पाई r, c बराबर 2 पाई r। अब यहां जो पाई आया बच्चों, थोड़ा सा पाई के बारे में हम लोग समझते हैं। यहां पर जो पाई आया है उसका वैल्यू किस टाइप से होता है, कैसे होता है, थोड़ा हम उसको समझते हैं बच्चों। तो ये आपका वृत्त की परिधि, परिमाप या परिमिति का ये फॉर्मूला आपका आ गया बच्चों, आपका c इक्वल टू पाई डी या c इक्वल टू 2 पाई r। इसको इस तरह से फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग पाई के बारे में देखते हैं। तो पाई का जो वैल्यू होता है बच्चों, तो इस पाई का वैल्यू सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था बच्चों, जो एक निकटतम या सन्निकट वैल्यू था बच्चों। पाई का जो वैल्यू दिया गया था वो एक सन्निकट या निकटतम वैल्यू था। ये सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था, जो 3.14 के आसपास था, इसके लगभग में था। तो पाई का मान सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा निकाला गया था। अब फिर इसमें रामानुजन एक सर्वसमीका दिए थे बच्चों, और उस सर्वसमीका के प्रयोग के द्वारा फिर वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने इस पाई का मान दशमलव के बहुत सारे अंकों तक बच्चों, लाखों अंक तक निकालना संभव हो पाया बच्चों, पॉसिबल हो पाया। तो इसमें रामानुजन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है बच्चों, श्रीनिवास रामानुजन, इसके बारे में आप जानते होंगे बच्चों, इनके बारे में। तो जब पाई का मान आर्यभट्ट एक सन्निकट मान दिए थे, तो फिर उस पर रामानुजन द्वारा दिए गए एक सर्वसमीका का यूज हुआ बच्चों, और उस सर्वसमीका का यूज करके दशमलव के कई स्थानों तक पाई का मान निकालना संभव हो पाया बच्चों। अब आप लोग एक बात और जानते होंगे बच्चों कि पाई का जो मान है 3.14,
अब ये भी जो मान है बच्चों, एक सन्निकट मान इसको भी लिया गया है। अब आप देखते होंगे कि पाई का मान कहीं कहीं हम लोग 22/7 यूज करते हैं बच्चों। तो 22/7 यूज किया जाता है सुविधा के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो, इसके लिए 22/7 का हम यूज करते हैं। और इसका भी अगर पॉइंटिंग में आप करेंगे बच्चों तो दोनों का वैल्यू जो आएगा थोड़ा सन्निकट वैल्यू आएगा। हालांकि इसका वैल्यू इससे थोड़ा सा ज्यादा आता है बच्चों, लेकिन ये दोनों का एक सन्निकट वैल्यू आ जाएगा। तो सन्निकट वैल्यू आ जाता है। तो पाई चूंकि एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है बच्चों। तो अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई का जो 3.14 जो वैल्यू है बच्चों, तो पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। आप ध्यान में रखेंगे कि पाई आपका इरेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि इसका जो वैल्यू 3.14 और भी आगे है बच्चों, इसको जो लिया गया है ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के अंतर्गत है बच्चों। तो अशांत अनावर्ती है, तो अशांत अनावर्ती है, इस वजह से पाई का जो 3.14 जो वैल्यू होता है बच्चों, ये आपका अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पाई एक्चुअल में एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। लेकिन ये जो पाई का हम 22/7 जो लेते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में पाई का मान नहीं है बच्चों। लेकिन 22/7 का जो वैल्यू आता है, तो पाई का वैल्यू जो 3.14 है उसके सन्निकट आ जाता है। तो हिसाब बनाने में सुविधा हो इसके दृष्टिकोण से पाई को 22/7 के रूप में भी हम यूज करते हैं। और ये जो पाई को हम 22/7 के रूप में यूज करते हैं बच्चों, ये आपका एक परिमेय संख्या शो करता है बच्चों। ये आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो 22/7 जो हम यूज करते हैं वो एक रेशनल नंबर के रूप में यूज होता है। लेकिन पाई का जो 3.14 ये जो पॉइंट में यूज होता है आपका, ये इरेशनल नंबर है बच्चों। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इंटेजर है बच्चों। तो 22/7 पाई का एक्चुअल मान नहीं है बच्चों, इसके चूंकि सन्निकट है इसलिए इसको लिया गया है। तो इसको लिया गया है तो आपका ये रेशनल नंबर है। और पाई का ये जो वैल्यू है बच्चों, ये आपका इरेशनल नंबर के अंदर है। लेकिन 22/7 को जो हम लोग यूज करते हैं, ये 22/7 आपका एक रेशनल नंबर के रूप में यूज होता है बच्चों। तो यहां तक चीजें आप समझ गए होंगे बच्चों। परिधि कैसे फाइंड किया जाता है, तो परिधि निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर आप व्यास पर निकालना चाहते हैं तो पाई डी, और अगर त्रिज्या पर निकालना चाहते हैं तो डी आपका 2r होगा। और इस तरह से सरकमफ्रेंस मेरा 2πr या पाई डी हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे फाइंड होगा बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों। अब वो फॉर्मूला किस तरह से निकाला गया है उसको आज हम देखेंगे बच्चों। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल देखने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे फाइंड होता है बच्चों, कैसे निकाला जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। अब वृत्त का क्षेत्रफल को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसको देखिए आप। तो देखिए इसको हम इस तरह से फाइंड करेंगे। पहले हम एक वृत्त लेते हैं बच्चों, और इस वृत्त को कई भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। कई भागों में इसको विभाजित करते हैं, कई भागों में, अनेक भागों में थोड़ा विभाजित कीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये चीज करना है बच्चों, इसको कई पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, कई त्रिखंडों में बांटना है बच्चों। ये सब त्रिखंड है बच्चों। चलिए अब एक यहां से ले लेते हैं, एक यहां से ले लेते हैं, फिर एक यहां से ले लेते हैं, और फिर एक यहां से ले लेते हैं।
आप इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, सारे त्रिखंड को। ये सारे त्रिखंड बने बच्चों, सारे सेक्टर बने। आप पता कीजिए, ये त्रिज्या हो गया और ये आपका चाप हो गया। तो त्रिज्या और संगत चाप के बीच जो बनता है वो आपका त्रिखंड होता है। तो यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इसको इस तरह से कर दिए बच्चों। आप क्या करना है, मान लीजिए कोई पेपर है, कोई कागज है, इस तरह से आपका वृत्त में है और इस तरह से आप 16 बराबर भाग में इसको कट कर दीजिए बच्चों। अब इसको 16 बराबर भाग में कट करने के बाद फिर इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे बच्चों। तो किस टाइप से व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा सा आप देखिएगा बच्चों, इसको हम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। तो यहां से हम कर रहे हैं बच्चों, और व्यवस्थित इस रूप में करना है, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं उस तरह से आपको व्यवस्थित करना है। तो यहां से लेना है बच्चों, इस जगह से लेने के बाद आप ऐसे लीजिए, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बराबर बराबर आपको लेना है बच्चों, बराबर बराबर लीजिए। और यहां पर करना क्या है बच्चों, यहां पर नंबरिंग कर देते हैं। तो यहां हम 1 लिए हैं बच्चों, ये 1 हो गया, ये आपका। अब यहां करना है क्या बच्चों, ये निकला कहां से है, यहां से निकला है, तो इस जगह से निकला है, इस तरह से कट होके अब इधर वाला मिला देंगे बच्चों, ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, फिर ये ऐसे मिल जाएगा, यहां पर इस तरह से मिल जाएगा, फिर ये इस तरह से मिल जाएगा। फिर आपको नीचे भी मिलाना है बच्चों, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से आप मिलाते जाइए। आप यहां कर लेते हैं नंबरिंग, 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये भाग 8 हो गया, ये 9 हो गया। टोटल 16 भाग हैं, टोटल 16 भाग दिखाएंगे बच्चों। फिर यहां से इस तरह से लेंगे, फिर ऐसे जाएंगे और ये आपको थोड़ा बराबर में अरेंज करना है बच्चों। तो 9 हो गया। अब ये भाग आपका 10 हो जाएगा, फिर ये भाग यहाँ वाला 11 हो जाएगा, फिर ये भाग आपका 12 हो जाएगा बच्चों, फिर उसी तरह से ये भाग आपका 13 हो जाएगा, फिर ये भाग आपका 14 हो जाएगा और फिर ये भाग 15 हो जाएगा। एक और लेना है बच्चों, एक और ले लीजिए, तो ये भाग आपका 16 हो गया। अब इस तरह से काटने के बाद ये सारे पार्ट को इस तरह से अरेंज करना है बच्चों। जब इस तरह से अरेंज करेंगे, थोड़ा यहाँ छोटा बड़ा हो गया, आप लोग बढ़िया से इसको कर लेंगे सेम साइज में। अरेंज करने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, इधर से सारे भाग को मिला देना, ऐसे करके। 40 मिनट हो गया सर। इधर से सारे भाग को मिला देना। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। इधर थोड़ा बड़ा, उधर छोटा कर दिए, सेम साइज में नहीं आया। आप मेन समझिए खाली बच्चों, यहाँ पर समझने पर ध्यान दीजिए। इस तरह से हम अरेंज करेंगे बच्चों। तो अरेंज करने के बाद यहां पर मेरा एक आयत का निर्माण हो जाएगा बच्चों। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो भुजा ये तिरछा है, ये तिरछा है, तो आयत कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 16 भाग में ना बांटे हैं बच्चों, इसको बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है। इसको बहुत सारे भागों में अगर हम बांटेंगे बच्चों, तो बहुत सारे भागों में बांटने के बाद ये जो आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये थोड़ा तिरछा भुजा जो आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा तिरछा आ जा रहा है। इसको जब हम कई भागों में बांट के अगर अरेंज करेंगे बच्चों, तो ये आपका सीधा हो जाएगा। और आप यहां भी सीधा करना चाहेंगे तो इधर से आप इसको सीधा कीजिए बच्चों, इस टाइप में। तो इधर से अंदर आया, अब इधर से हमको सीधा करना है, तो इस रूप में हम इधर से सीधा कर देंगे बच्चों। वहां जितना अंदर गया है, यहां पर आपका उतना क्या होगा बच्चों, इस तरह से सीधा कर देंगे, तो जितना अंदर गया है उतना यहां पर आपका बाहर आएगा। इस तरह से आपका अरेंज हो जाएगा, और अरेंज होने के बाद एक ये आयत बनाएगा बच्चों। और जब ये एक आयत बनाएगा, तो आयत का ये लेंथ होगा बच्चों, थोड़ा सा आप अच्छा से कर लेंगे बच्चों फिगर। ये आपका लेंथ होगा, ये आपकी लंबाई होगी, और इधर वाला जो होगा बच्चों, इधर वाला आपका चौड़ाई हो जाएगा, इधर आपका चौड़ाई हो जाएगा। अब इसी को हम 16 त्रिखंड में काट दिए बच्चों, और काट के इस तरह से अरेंज किए।
जब अरेंज हम इस तरह से किए, यहाँ 1 लिए, 2 3 4 5 सारे भाग को, एक भाग को इस तरह से अरेंज किए, दूसरे भाग को यहाँ पर अरेंज किए, इस जगह पर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और ये सारे पार्ट को इस रूप में अरेंज किया गया। अब ऐसा अरेंज करेंगे बच्चों तो आपको एक आयताकार स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जब आयताकार स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा ये आयत के क्षेत्रफल के इक्वल होगा बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहां जो आयत बना है बच्चों ये आयत के क्षेत्रफल के इक्वल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई क्या होगा बच्चों, तो आप इस पार्ट पर गौर कीजिए बच्चों, ये जो पार्ट बना है यहां पर, और ये जो पार्ट बना बच्चों ये वृत्त का कौन सा हिस्सा था, तो वृत्त का आप देखिए बच्चों ये जो पार्ट बना है, ये जो पार्ट यहां पर बना है ये सारा ये सब पार्ट है बच्चों, ये सब। तो आधा पार्ट बन गया बच्चों मेरा ऊपर की ओर, आधा पार्ट यहां ऊपर वाला आधा पार्ट ये बनाया बच्चों, ऊपर का आधा पार्ट ये बनाया, और नीचे का जो आधा पार्ट है बच्चों, नीचे का जो आधा पार्ट है वो आपका ये बनाया। आधा आधा हुआ कि नहीं बच्चों, आप देख लीजिए यहां से आधा हो जाना चाहिए। इधर का कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कहां तक ले रहे हैं बच्चों, यहीं तक नहीं ले रहे हैं, हाँ 8 हो गया। तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो यहां तक इधर 8 हो गया, तो नीचे भी 8 है बच्चों, 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो आधा कहने का मतलब हुआ कि इसका जो आधा भाग आया, तो आधा भाग तो पूरा भाग परिधि हुआ, तो पूरा परिधि अभी हम निकाले फॉर्मूला बच्चों, तो ओ हुआ 2 पाई आर। तो आधा कितना होगा बच्चों, तो आधा आपका पाई आर हो जाएगा। तो लेंथ आधा इधर पाई आर हो गया, और आधा इधर हुआ बच्चों, आधा आपका ये इधर हुआ पाई आर, जो लेंथ है आधा इधर हुआ बच्चों। तो अब लंबाई हम यूज करेंगे तो एक ही लंबाई यूज करेंगे, एक ही साइड का यूज करना है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है बच्चों, पाई आर। तो लंबाई की जगह हम लिख देंगे पाई आर, और चौड़ाई क्या हुआ बच्चों, तो ये जो चौड़ाई होगी, ये वाला जो चौड़ाई है बच्चों ये त्रिज्या के इक्वल होगा, ये त्रिज्या हो जाएगा बच्चों। चौड़ाई जो इसका है ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो चौड़ाई जो यहां पर बना वो आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो पाई आर और चौड़ाई आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब पाई आर को आर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और यही पाई आर स्क्वायर जो होता है ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों। तो एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का जो हो गया ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये त्रिज्या में हुआ बच्चों। अगर आप डायमीटर में करना चाहते हैं तो डायमीटर में भी आप इसको निकाल सकते हैं बच्चों। कभी कभी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देता है, उसमें आपको रेडियस में ना देके डायमीटर में दे देगा बच्चों। तो डायमीटर में हमको क्या करना पड़ेगा, तो पाई, और आर जो होता है बच्चों त्रिज्या, व्यास का आधा होता है, तो पाई इंटू d/2 हो जाएगा बच्चों। तो आर जो होता है त्रिज्या व्यास का आधा, तो आर के जगह d/2 लिखे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लगाएंगे बच्चों। तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा पाई इंटू, अब डी का स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं। आप ऊपर से 1 ले लीजिए और नीचे से 4, तो 1/4 इंटू पाई डी स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई डी स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों, और ये भी फॉर्मूला होता है। ये आपका त्रिज्या के टर्म में हुआ, ये आपका व्यास के टर्म में हुआ। अगर आप ये ध्यान में रखते हो और इसको नहीं रखते हो, और अगर एमसीक्यू टाइप में पूछ दिया बच्चों तो आप कंफ्यूज हो सकते हो बच्चों। तो आज इस पार्ट में हम आपको बच्चों वृत्त का परिधि कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया, वलय रिंग के बारे में बताया कि वलय क्या होता है, तो रिंग बताया। रिंग बताने के बाद फिर हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसको हम आपको बताए बच्चों। पाई के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इस चीज को हम बताए बच्चों। तो अब चूंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है बच्चों, तो अब हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। अब फिर मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट के साथ साथ आज जो है बच्चों, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे बच्चों। तो आज
अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग से मिलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे बताया जाएगा वृत्त में और भी जो पार्ट्स हैं इसके, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले थोड़ा अर्धवृत्त के बारे में हम बताएंगे। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उसका निकलता है। अर्धवृत्त का बताने के बाद फिर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो ये सारी चीजों को बताने के बाद फिर आप चैप्टर को इजीली कर लेंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एकदम स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेहनत कीजिए और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। इसी आशा उम्मीद के साथ आज का पाठ हम यहीं एंड करते हैं बच्चों। आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इसका नोट्स बनाइए बच्चों, तभी आपको फायदा होगा बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद।